हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टेक। आज का हमारा आर एस शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 द लेटर वैदिक फेज ट्रांजिशन टू स्टेट एंड सोशल अदर्स। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पहला जो हमारा है, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक ढांचे का जो विस्तार हुआ था वो 1000 बीसी से लेके 500 बीसी तक था। द हिस्ट्री ऑफ लेटर वैदिक पीरियड इज बेस्ड ओनली मेनली the Vedic texts which are compiled after the age of the Ring Veda. The collection of Vedic hymns or mantra are known as the Samhita. तो उत्तर वैदिक का काल इतिहास वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिन्हें ऋग वेद काल के बाद संग्रहित किया गया था। वैदिक श्लोक या मंत्र और का जो संग्रह है, जो कलेक्शन है, वो संहिता कहलाता है। ठीक है। ऋग वेद साहित्य का जो सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है जिसके आधार पर हमने प्रारंभिक वैदिक काल का वर्णन किया है, इसे गाया जा सके, इसके उद्देश्य में ऋग वेद के जो सूक्त को चुनकर इसमें लयबद्ध किया गया है। इस संशोधित संग्रह को सामवेद भी कहा जाता है। संशोधित संग्रह को सामवेदा भी कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में जो दो और संकलन को तैयार किया गया है वो है आपका यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्या है यजुर्वेद और अथर्ववेद? यजुर्वेद न केवल श्लोक है बल्कि उसके पाठ किए जाने वाले अनुष्ठान भी बताए गए हैं, जो उस वक्त जो सामाजिक और राजनीतिक जो परिवेश था, जो माहौल था और स्थिति को भी दर्शाता है। अथर्ववेद में बाधाओं और बुराइयों को दूर करने वाला मंत्र है, जो कि जादू टोना को दूर करने के लिए आजकल जो तावीज़ वगैरह यूज़ किया जाता है उसके लिए है। इसके जरिए हमें अनार्यों के विश्वासों और प्रथाओं का पता चलता है। वहीं पे वैदिक साहित्य के बाद कई खंडों का जो रचित ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से हमें पता है। ये वैदिक अनुष्ठान की विधियों के बारे में बताता है, साथ ही जो हमारा सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान है उसके बारे में भी इसे पता चलता है ब्राह्मण नामक ग्रंथ से। इन्हें वैदिक ग्रंथों की ऊपरी गंगा की घाटी जो है अनुमानतः जो लगाया गया है वो 1000 बीसी से 500 बीसी का है। ड्यूरिंग द सेम पीरियड एंड इन द सेम एरिया डिगिंग एंड एक्सप्लोरेशन, जो कि आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में जो खुदाई और पड़ताल करने उस दौर में तकरीबन जो है 700 बस्ती थी। कितनी बस्ती थी? 700 बस्ती का पता चलता है। और उसमें जो हमारा जो बर्तन मिले वो चित्रित भूरे भूरे बर्तन मिला, जिसको हम लोग PGW भी कहते हैं, स्थल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो ऐसे मिट्टी के बर्तन और कटोरे का इस्तेमाल करते थे जो कि भूरा रंग का होता था। उन्होंने लोहे के हथियार का भी इस्तेमाल किया था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में PGW जो लौह काल का जो संयुक्त पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से मिलता है। इस ग्रंथ से हमें जो पता चलता है वो क्या है, आर्य लोगों ने पंजाब से लेकर के हमारा जो पश्चिमी यूपी है वो गंगा यमुना दोआब जो है वो पूरे अपना विस्तार कर लिया था। भारत और जो पेरू है, दो प्रमुख कबीले हैं के मिलने के से जो केरू समुदाय का गठन हुआ। ठीक है। भारत और जो पेरू है वो दोनों के मिलने से हमारा जो है पेरू समुदाय का कुरु समुदाय का गठन हुआ है। प्रारंभ में वे सरस्वती और द्वारसित नदी के द्वाब में रहते थे। जल्द ही जो है कुरु लोगों ने दिल्ली और द्वाब के ऊपरी इलाकों पर कब्जा कर लिया था। कब्जा कर लेने के बाद जो जगह है वो कुरुक्षेत्र यानी या कुरु भूमि कहलाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे वे पंचाल नामक लोगों के साथ रहने लगे, जिन्होंने दोआब के केंद्रीय हिस्से पर कब्जा कर रखा था। कुरु और पंचाल लोग साम्राज्य दिल्ली और दोआब के ऊपरी और मध्य भाग तक फैल गया था। अपनी जो राजधानी है वो हस्तिनापुर में स्थापित की, जो कि मेरठ जिला में पड़ता है। कुरु कबीले का जो इतिहास है वो भारत की लड़ाई के लिए ही प्रसिद्ध है। कुरु लोग जो है भारत की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जो महाभारत नामक काव्य का मुख्य विषय बना हुआ है। ठीक है। माना जाता है कि जो यह युद्ध हुआ था महाभारत का 1950 बीसी में कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 1950 में कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है। ये दोनों जो कुरु कबीले के थे
कुरु कबीले के जो थे, कुरु कबीले का जो सफाया हुआ युद्ध के परिणाम स्वरूप ही कुरु कबीले का सफाया हुआ है। हस्तिनापुर में खुदाई से, जो कि कब खुदाई हुआ, 900 बीसी से 500 बीसी तक शहरी जीवन एवं बस्तियों की मामूली जो शुरुआत का पता चलता है। महाभारत के हस्तिनापुर का जो वर्णन उससे यह मेल नहीं खाता है कि इस महाकाव्य का रचना काल जो है लगभग 4वीं शताब्दी के आसपास है। जब यह काव्य लिखा गया था तो जीवन काफ़ी उन्नति हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में लोगों को शायद ही पकी हुई ईंटों के बारे में पता था, उपयोग के बारे में पता था। हस्तिनापुर में प्राप्त जो मिट्टी की संरचना को अस्थायी या पुख्ता नहीं माना जा सकता। मतलब हस्तिनापुर में जो भी मिट्टी जो मिला उसको मतलब पुख्ता सबूत के रूप में माना नहीं गया है, न माना जा सकता है। लोक मान्यता से हस्तिनापुर बाढ़ में तबाह हो चुका था और कुरु कबीले बचे हुए कुचले लोग इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी चले गए थे। अब यहाँ देख सकते हैं हस्तिनापुर यहाँ पे है, यूपी व के आसपास, यहाँ रोपर और ये बीकानेर, यहाँ पे कुरु लोग फैले हुए थे। ठीक है, यहाँ पे कुरु लोग फैले हुए थे। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जो है हमारा उल्लेख पांचाल साम्राज्य वर्तमान में बसे बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले में बसा हुआ है। यह राज्य अपने दार्शनिक राज्यों और ब्राह्मण धर्मशास्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर वैदिक का जो काल का जो अंत है वो कब का है? अंत 500 बीसी का। 500 बीसी के आसपास वैदिक काल के लोग जो है बड़ी संख्या के दबाव से पूरब की ओर जाने लगे। मतलब हस्तिनापुर से ये इधर बिहार झारखंड के तरफ ये आने लगे। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो कौशल वाला इलाका है, जो हमारा यहाँ कौशल वाला इलाका है, इधर की ओर बढ़ने लगे। उत्तर बिहार के विदय तक फैल गए, यानी बिहार के यहाँ जो विदय वाला इलाका है वो वहाँ तक फैल गए। पूर्वी उत्तर और उत्तर बिहार में वैदिक लोगों को तांबे के औजार और काली एवं लाल मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल करने वाले लोगों में संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जो तांबे के औजार के साथ गेरुआ लाल रंग के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। कुछ जगह पर उन्होंने उत्तर हड़प्पी संस्कृति के लोगों के साथ भी सामना करना पड़ा था। और कई जगह पे तो मुंडा शब्द उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिला है, जो कि ऊपरी गंगा यानी जो अभी हमारा जो झारखंड है, बिहार के ऊपर ऊपरी गंगा घाटी में संकलित किए गए हैं। इससे पता चलता क्या है? उत्तर वैदिक लोगों ने इस क्षेत्र में मुंडा भाषियों को भी सामना करना पड़ा है। उत्तर वैदिक लोग को चाहे जिनके विरोध का सामना करना पड़ा होगा किसी एक जगह पर, और बड़े पैमाने पर उन्होंने ना तो शासन किया और ना ही स्थापित हुआ। गंगा के ऊपरी जो मैदान है उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी। ठीक है, वैदिक लोग अपने विस्तार के दूसरे चरण में सफल हुए क्योंकि तब तक उन्हें लोहे का हथियार और घोड़े के रथ का इस्तेमाल किया था, इसलिए दूसरे चरण में वो सफल हुए थे अपने विस्तार, अपने मतलब एरिया क्षेत्र को बढ़ाने में। अब हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ आयरन, लोहे का उपयोग। द स्टोरी ऑफ आयरन इज सिमिलर टू द हॉर्स, द डोमेस्टिकेटेड हॉर्स टू बी फर्स्ट टाइम नोटिस कहाँ? ब्लैक सी। तो लोहे के उपयोग की जो कहानी है घोड़े की जैसी है। घोड़े को पालतू बनाए जाना सबसे पहले जो है हमारा काले सागर के आसपास देखा गया था। घोड़े को पाला जाना आमतौर पर पाया जाने लगा कब? जब वह दूसरी शताब्दी के पास। इसी प्रकार लोहे लंबे समय के बाद इस्तेमाल लायक बन पाया। पत्थर और औजार के पिंड जब वायुमंडल से संपर्क में आते हैं तो उल्का बन के जमीन पर गिरा। ऐसे टुकड़े प्राचीन मिस्र में तकरीबन 3000 बीसी के पास जो है हमारा 3000 बीसी के पास पाया गया। इसकी पहचान लोहे के रूप में हुई और मिस्र की भाषा में इसको कहा जाता है स्वर्ग से गिरा काला तांबा। मिस्र की भाषा में इसको क्या जाता है? ब्लैक कॉपर। कहाँ? स्वर्ग से गिरा। ठीक है, कई ताम्र खनिजों में लौह अयस्क जो होते हैं, इस खनिजों में लौह अयस्क को अलग करने और शुद्ध बनाने के लिए कई वर्ष लग गए। शुद्ध धातु के रूप में लोहा सबसे पहले जो है 5000 में मेसोपोटामिया में बनाया गया था। बाद में जो तीसरी शताब्दी के आसपास
1200 बीसी जो तक जो है पश्चिमी एशिया में लोहा और एक बहुमूल्य धातु था। शासकों द्वारा उपहार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था, लोहे का इस्तेमाल किया जाता था। और भारतीय महाद्वीप में लोहे को कभी कभी लोथल और अफगान यानी हड़प्पा का जो कुछ हिस्सा है वहाँ जाके पाया गया। भारत में ताम्रपाषाण काल में राजस्थान के कुछ स्थलों पर शुद्ध लोहे के मिलने का जानकारी मिलता है, और इसका जो अंतिम चरण है वो कर्नाटक के पास भी साक्ष्य मिलते हैं। और जो दूसरी शताब्दी में है उत्तरार्ध में देखा गया है। इस काल के समय में और स्थान जो है के संदर्भ में इसके निरंतर प्रयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है। तो लगभग 1000 बीसी के आसपास पाकिस्तान के जो गंधार इलाके हैं इसका इस्तेमाल होता है। मृत शरीर के साथ दफनाए गए लोहे का पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुआ है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी इन्हें पाया गया है लगभग उसी समय। और पूरब की जो पंजाब है और पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्टर्न जो है आपका पंजाब, वेस्टर्न यूपी, एमपी और जो राजस्थान है के में भी लोहे का इस्तेमाल किया गया। खुदाई से मतलब पता चलता है खुदाई लगभग कब किया गया, वो 800 बीसी के आसपास किया गया है। पश्चिम वेस्टर्न यूपी में लोहे के हथियार जैसे एक तीर और भाला मिला है जिसे आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। लोहे के हथियार से वैदिक लोगों ने दोआब के ऊपरी हिस्से में अपने कुछ शत्रुओं को हराया था। गंगा घाटी के ऊपरी जंगलों को काटने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया था। चूँकि वहाँ वर्षा का जो लगभग कितनी 35 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर के बीच में होती थी, लेकिन जंगल बहुत घना नहीं था। वैदिक काल के अंत में लोहे का ज्ञान पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदेह तक फैल चुका था। इस क्षेत्र में सबसे पहले लोहे का उपकरण का जो पता चला था वो 7वीं शताब्दी बीसी के लगभग, और उत्तर वैदिक ग्रंथों से इस धातु को श्याम कृष्ण अयस यानी काला धातु कहा जाता है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है एग्रीकल्चर का टॉपिक है। उत्तर वैदिक जो हमारा काल है उसमें एग्रीकल्चर कैसे किया जाता था। तो लोहे से बने बहुत कम उपकरण जो है पाए गए हैं सबसे पहली बात, जबकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर वैदिक काल के जो लोगों का जीवन का मुख्य साधन कृषि था। उत्तर वैदिक ग्रंथों से मतलब जो हमारा जुताई करने के लिए जो बैल का प्रयोग किया जाता था वो 6, 8 और 12 24 बैलों से जुताई की जाती थी। जुताई जो हल जो बना हुआ था वो लकड़ी के बने हुए थे। ऊपरी गंगा के मैदानों में हल्की मिट्टी होने के कारण आसान हो गया था खेती करना, और बैलों की कमी होने लगी थी। बैलों की कमी होने का कारण ये था कि वहाँ पे उस समय उत्तर वैदिक काल में बलि प्रथा था, पशु वध करने के कारण जो है बैलों की जो है कमी होने लगी थी, इसलिए कृषि जो है आदिम तरीके से की जाती थी। लेकिन यह व्यापक तौर पर होता था, इसमें कोई संदेह नहीं है। शतपथ ब्राह्मण में जुताई के अनुष्ठान पर विस्तृत चर्चा की गई है। प्राचीन को जो किंवदंती के अनुसार जो है विदेह का राजा और सीता के जो पिता राजा जनक अपने हाथों से खेती मतलब जुताई की थी। उन दिनों राजा और राजकुमार तक भी शारीरिक श्रम में संकोच नहीं करते थे। कृष्ण के जो भाई बलराम थे, बलराम को हलदार कहा गया। हलदार मतलब हल को धारण करने वाला। गौतम बुद्ध को बोध गया में मूर्ति के साथ जुताई करते दर्शाया गया है। जुताई निचले तबके को सौंप दी गई है और उसके ऊंचे तबके को के लिए इसे निषिद्ध कर दिया गया है। वैदिक लोग जौ का उत्पादन करते थे। वैदिक लोग किसका? जौ का उत्पादन करते थे, देखिए जौ का। लेकिन उत्तर वैदिक काल के दौरान चावल और गेहूं की जो मुख्य फसलें हैं, आगे चलकर जो मतलब पंजाब में गेहूं और उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर प्रदेश के जो वेस्टर्न वाले इलाके हैं का मुख्य भोजन गेहूं बन गया। उत्तर वैदिक के अनुसार वैदिक लोग व्रीहि यानी चावल से पहली बार दुआब में परिचित हुए थे। हस्तिनापुर से प्राप्त इसके अवशेषों में जो 8वीं शताब्दी बीसी के पास इस समय एटा जिले में
अतनजीखेरा में भी चावल उगाया गया था। वैदिक अनुष्ठानों में चावल के उपयोग की बात कही गई है, लेकिन गेहूं के उपयोग पर कोई चर्चा नहीं है। उत्तर वैदिक लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मसूर दाल का भी उत्पादन मिलता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।